जय स्वामीनारायण। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, विच इज द चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर। तो जब हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ था तभी हमने एक चीज देखी थी कि जेई और नीट की के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। पर अगर वो चैप्टर को अगर हम देखने जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे एनसीईआरटी के अंदर 2 चैप्टर बनाए हुए हैं। एक चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा चैप्टर कौन सा बनाया हुआ है? चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर। तो वो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, अभी हमारा दूसरा पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, और वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर। तो चलो, तो जिस तरह से चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा क्या था, तो जितने भी अलग अलग चीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई इनफाइनाइट सरफेस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो सभी के लिए अगर हम देखने जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अलग अलग आता था और हमने डिराइव भी किया था। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम उसी तरह से जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इनफाइनाइट सरफेस है, वो सभी के लिए पोटेंशियल का इक्वेशन अभी हम डिराइव करेंगे। तो वही चीज हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक के आगे के 3-4 पेज है, तो जिस तरह से मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर आगे के जो भी पेजेस होते हैं वो इंट्रोडक्शन के लिए होते हैं, उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसमें एक दो एमसीक्यू पूछ लेते हैं, जो मैं आपको अंडरलाइन भी करवा देता हूँ आपको, और समझ भी आ जाता है। तो उसमें हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे और जाते वो जो हमारा मेन पॉइंट है वहां पर। और वो फर्स्ट पॉइंट कैसा है? तो जिस तरह से जो हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर था, द पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज, उसी तरह से यहाँ पर भी हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज। तो पहले तो हम पोटेंशियल की डेफिनेशन है उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपका लगेगा सर आप डेफिनेशन बोल रहे हो, पैराग्राफ बोल रहे हो, तो पैराग्राफ, इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे याद रहेगा? तो जिस तरह से इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे याद रहेगा, तो हर बार मैं बोलता हूँ क्या करना है हमको, एक इक्वेशन लिखना है, और वो इक्वेशन लिखने के बाद उस पर से हमको पैराग्राफ भी बना सकते हैं, या तो हम बनाना चाहे तो हम पैराग्राफ भी बना सकते हैं, या तो हम बनाना चाहे डेफिनेशन भी कुछ भी बना सकते हैं। किस पर से? इक्वेशन पर से। तो चलो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन बनानी है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। व्हाट इज W? तो वर्क रिक्वायर्ड। व्हाट इज W? वर्क रिक्वायर्ड, क्या वर्क करना पड़ेगा। चलो अभी ये डेफिनेशन तो हम याद रखने का ट्राई तो करते हैं, पर उससे पहले मैं डेफिनेशन आपको एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल क्या है। तो याद रखना है। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? द फोर्स एक्ट ऑन अ यूनिट चार्ज। ओके, क्या था? फोर्स एक्ट ऑन अ यूनिट चार्ज, तो उसके इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते थे। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? एक बात मानो कि सपोज कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से कोई चार्ज को हमें कोई पॉइंट तक लाना है, और कोई पॉइंट तक लाना है, और मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है, दूसरा कोई चार्ज है,
और यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से हमें एक चार्ज को लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये भी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये तो यहाँ पर स्टेडी है, उसको कुछ नहीं करना है, वो तो है, पर इसको मुझे यहाँ से यहाँ पर लाना है। तो जिस तरह से मैं लाता जाऊंगा तो ये क्या उसको रिपल करेगा, तो अपोज करेगा। तो मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से किसी चार्ज को अगर कोई पॉइंट पर लाना हो तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो उसी तरह से मैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से किसी पॉइंट पर अगर मैं लाता हूं, तो उस वर्क जो वर्क मैंने किया, उस वर्क को मैं बोलूंगा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पॉइंट यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को कोई पॉइंट पर लाता हूँ, उसके लिए जो मैं वर्क करता हूँ उस वर्क को मैं बोलता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है, सिंपल सी चीज है। तो व्हाट इज W, तो क्या है, वर्क रिक्वायर्ड नॉट वर्क डन बाय बॉडी, वर्क रिक्वायर्ड, उस पर मैं वर्क करता हूँ। वर्क रिक्वायर्ड किस पर वर्क करता हूँ, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ओके, ऑलवेज क्या हमें पता है, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट। और प्लस है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लाना है, ऊपर से नीचे से आए, दाएं से बाएं से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनफाइनाइट, कहां से लाना है, टू ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट। और एक चीज और भी याद रखनी है कि हम कैसे लाते हैं, ऑपोजिट टू फोर्स, जो फोर्स है उसको अपोजिट में लाते हैं। सो इन opposite to force and opposite to force, this is called the V. What is V? The potential is called the potential of the given point. ओके, याद रहेगा अभी। तो एक बार मैं बोलूंगा, फिर आपको याद रखना है कंपलसरी। ओके, तो आपको याद रखना है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। ओके, व्हाट इज द ओके डेफिनेशन क्या है। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल, ये मत देखो, चलो मैं रब कर देता हूँ। चलो, व्हाट इज द पोटेंशियल, चलो फटाफट बताओ मुझे। ओके, व्हाट इज दिस, वर्क रिक्वायर्ड, ये क्या है, यूनिट। नीचे बोलेगा तो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स टू ब्रिंग from infinite distance to given point, opposite to the force, is called potential of given point. Okay, so what is the potential, work required for unit positive charge to bring it from the infinite distance to given point opposite to the force is called the पोटेंशियल ऑफ द गिवन पॉइंट। ओके, याद रह जाना चाहिए। ओके, तो अब डेफिनेशन मैंने बता दी, अभी इसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिगर पर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। ओके, तो पहले तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या मैंने बोला कि यहाँ पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज कोई भी हो सकता है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कोई चार्ज Q है। तो नीचे जो भी चार्ज था, तो दिस इज चार्ज Q, कैपिटल। और हम फाइंड क्या करना है, तो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर पॉइंट है, कोई P पॉइंट है, जहां पर मुझे पोटेंशियल क्या है फाइंड करना है। और मान लो कि ये जो चार्ज मैंने रखा है वो ओरिजिन पॉइंट है। क्या है, ओरिजिन पॉइंट। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट द पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर। किसका, जो पॉइंट का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। मेन तो हमें क्या करना है, मेन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है कि हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस ऊपर से कोई चार्ज को इस पॉइंट तक लाना है। तो वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है वहां पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं धड़ 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 करके मैं कहाँ पर लाऊंगा, पॉइंट P पर लाऊंगा। और यहाँ पर लाने के बाद मैं वर्क फाइंड करूंगा। एक बात चलो
एक बात, जब आप 11th में थे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद करो, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और जहां पर भी आपके मार्क्स कटते थे, सर आपको मार्क्स नहीं देते थे, कैसा पॉइंट था और आपको पता भी नहीं चलता सर कौन सी थियरी पूछते। तो एक वर्क की एक ऐसी थियरी थी, जो वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो उसमें आप देखो तो उसमें ऑलवेज आपको एक दिक्कत रहती थी कौन सा क्वेश्चन करना है। तो कोई किसी में एक में इंटीग्रेशन किया हुआ था, और एक में लिखा था W=FD, और दूसरे में लिखा W=इंटीग्रेशन FDX। तो दिक्कत रहती थी कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो एक्चुअली उस टाइम पर भी हमने पढ़ा था कि जहां पर भी वेरिएबल फोर्स है, जो वेरिएबल फोर्स है वहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है, और जहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है हमें W=FD लिखना है, सिर्फ W=FD लिखना है। जहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, जहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, वहां पर हमको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन करके इक्वेशन करना है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है नहीं, F=K1/2R²। जैसे R जो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे R बढ़ता जाएगा फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। याद रख लो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अरे यार क्या हुआ, अरे वहां पर भी क्या, एक इसके आगे भी जितने भी सम किया वहां पे भी समेशन समेशन, एक भी समेशन। नहीं भाई छोड़ दो, अभी लास्ट वाला है, इसके बाद हमें इंटीग्रेशन ऐसा कुछ नहीं आएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी आगे बताता है सर कि वो एक बुक लेके आ गया है कि देख 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 कि देख मैं इंटीग्रेशन वाला सम कर रहा हूँ, देख मैं इंटीग्रेशन वाला सम कर रहा हूँ, देख मुझे वहां पे है ना प्लस वो सर ने इंटीग्रेशन वाला सम करवाया जो टेक्स्ट बुक में नहीं था, और मैं कर पाता हूँ भाई। अगर फिर से बताता हूँ, अगर जेई मेन में इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन वाले जो हार्ड सम जो बोलते हैं, जहां पे आप अपना लॉजिक नहीं कर सकते। ऐसे तो इंटीग्रेशन के सिंपल सिंपल सम जिसमें हम लॉजिक कर सकते हैं, आप मैथ्स में आते हैं ना, ऐसे इंटीग्रेशन के जब हम लॉजिक कर सकते, ऐसे इंटीग्रेशन के सम आते हैं। पर सोच लो कि जैसे कि बहुत, जब हमने लास्ट वाला सम किया इंटीग्रेशन वाला सम के, सब बहुत बड़ा था, एक लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर हमें डी के लिए लैम्बडा dx लेना है, वेरी डिफिकल्ट। तो वैसे जो इंटीग्रेशन के जो एक थियरी होती है, सम नहीं होते, तो याद रख लो कभी इंटीग्रेशन में बहुत डीप पे मत जाओ। मैं तो उसकी बात एक बार याद रख लो, जेई और नीट के लिए अगर बात करते हैं, तो ऐसे थियरी हमारा गुजरात वो तो चला जाएगा, ऐसे आया और गया, वो तो फास्ट भी चला जाएगा। तो जेई और नीट की बात कर, एक बात ध्यान रखो, केमिस्ट्री कर दो, फिजिक्स कर दो, मैथ्स कर दो, बायोलॉजी कुछ भी करते हो, डीप में मत जाओ। जैसे जैसे आप डीप में गए ना, देखो एक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन चेंज हो गया ऐसा होगा, वो क्वेश्चन इससे चेंज होगा जैसा होगा, ये चेंज होगा तो ऐसा होगा। तो आप वो एक क्वेश्चन करते जाओगे पर वो डीप में सर नहीं पूछते। आप डीप में मतलब पैरेलल जाओ, एक क्वेश्चन थोड़ा कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा और उसमें से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। डीप में जाने से ऑलवेज मार्क्स कम। ओके जो ओके तो वो बात थी कि क्या है कि इंटीग्रेशन में टेंशन नहीं लेने का है, सिंपल सा एकदम धीरे धीरे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। मैंने बोला यस और आगे बढ़ो, इंटीग्रेशन करना है तो करना है, नहीं करना है नहीं करना है, क्लियर। ओके हाँ, फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ पहले तो क्या करेंगे, कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे उसका क्या कर लेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके उसका वर्क फाइंड करेंगे, और फिर उसका समेशन यानी कि इंटीग्रेशन। तो मान ले कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस r' डिस्टेंस है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, r' डिस्टेंस है, और यहाँ से हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा डेल्टा r, यहाँ में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r वेक्टर r' लिखूंगा, क्योंकि r' लिखा है तो ये भी r' लिखा है। अगर यहाँ r लिखा है तो मैं यहाँ पर r नहीं लिख सकता है, तो r' लिखा है r' लिखा है।
कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर? बस अभी हम चल पड़ते हैं, या चलो, थ्योरी बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। एक बार ट्राई करना टेक्स्ट बुक में देख के, 99% तो समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, हमारी मेथड जो 2 साल से हम यूज कर रहे हैं, हमारी खुद की मेथड खुद ही सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक में देखते नहीं। तो हमारी खुद की मेथड क्या है वो करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक पर जाते हैं। क्लियर? चलो, तो ए बहुत बड़ा, तो मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ। ए फिगर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिगर की ऑलमोस्ट कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रफ कर देता हूँ। चलो, हमारी खुद की मेथड क्या है कि जो फाइंड करना है उसको सबसे पहले लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो फाइंड क्या करना है हमको, v इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू w बाई के, w बाई क्यू लिख दो। v इक्वल टू w का इक्वेशन क्या होता है, w इक्वल टू एफ डी। w इक्वल टू एफ डी सिंपल चीज है। पर एक्चुअली अभी हमने बात की क्या पे जब भी हम वर्क फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या कि फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो W की जगह पे हमें लिखेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw। लिमिट भी रखनी पड़ती है ना, तो लिमिट कहाँ पे रखेंगे, क्या लिमिट क्या रखेंगे, हमें वो जो ये चार्ज Q है और एक पॉइंट P है, तो इसका डिस्टेंस क्या था, r वेक्टर था, यानी r डिस्टेंस था। अभी हमको पॉइंट को कहां से लेके कहां तक ले जाना है, यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस था, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके पॉइंट को मुझे यहां तक लाना था। तो हमारी लिमिट क्या होगी, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। क्या होगी हमारी लिमिट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। हमको चार्ज को कहां से कहां ले जाना है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। W क्या है, व्हाट इज dw, actually W is equal to FD, we know that what is W is equal to FD, we know that। यहाँ पे लिखेगी क्या, थोड़ा ओके, एक दिक्कत वाला पॉइंट है, थोड़ा दिक्कत वाला पॉइंट, बाकी आपको आएगा। एक्चुअली स्मॉल वर्क है, तो भैया ओके, फिलहाल थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। ओके, यहाँ पर W था, हम dw लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। पर रियलिटी में क्या है, रियलिटी ये है, हम ऑलवेज ऐसा ही लिखते हैं, पर रियलिटी है जब हम खुद वर्क फाइंड करते हैं, जब हम खुद स्मॉल पार्ट फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो ऐसा ही पॉसिबल है जो कुछ लिमिटेड हो, अनलिमिटेड नहीं होता है, कुछ लिमिट होती है इसकी, स्मॉल पार्ट की कुछ लिमिट होती है। तो जो ऑलवेज हम फाइंड करते हैं वो बहुत छोटा नहीं फाइंड कर सकते, थोड़ा बड़ा होता है, बहुत छोटा नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता है, जिसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं, यानी हम जो फाइंड कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू इंडिकेट, डेल्टा वाला थोड़ा बड़ा फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे। और जब जो बड़ा फाइंड, जो हमारा एलिमेंट है थोड़ा बड़ा था, अभी उसको बहुत ही छोटा हम नहीं कर सकते, पर कैलकुलेटिवली हो सकता है, तो उसको हम लिमिट लेनी पड़ेगी। तो जब हम लिमिट लेते हैं तो डेल्टा डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमने स्मॉल एलिमेंट, एक बड़ा सा वायर है, उसमें से हमने थोड़ा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो दिस इज नॉट वेरी स्मॉल, दिस तो इसका डेल्टा आर लिखेंगे,
और वेरी स्मॉल टेंस टू जीरो, दिखता भी नहीं है, तो दिखता भी नहीं है यानी है तो डी आर, इसके क्या बोलेंगे डी आर, तो लिमिट से मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले जो डब्ल्यू है तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा डब्ल्यू, याद रखो क्या लिखूंगा डेल्टा डब्ल्यू। सेम वे डिस्टेंस क्या था, मैंने फिगर ड्रॉ की थी, याद हो तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था डेल्टा आर डैश, क्या लिखा था डेल्टा आर डैश, याद आया नहीं आया ही नहीं आया ही नहीं आया। तो ओके, दूसरी एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो फोर्स है कैसा था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया कि जो फोर्स लगता था उसके ऑपोजिट में हम जाते थे, तभी तो वर्क रिक्वायर्ड है। फोर्स के ऑपोजिट में जैसे वर्क रिक्वायर्ड है, तो वर्क रिक्वायर्ड फोर्स ऑपोजिट नेगेटिव लेंगे, तो हम नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर आ गया माइनस। तो यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऑपोजिट में, यहाँ पे याद रखना मुझे माइनस लेना है, डब्ल्यू माइनस एफ। बाकी क्या बचा अभी देखो कि बाकी क्या बचा, फोर्स बचा, फोर्स पे राउंड कर दो, फोर्स पर राउंड कर दो, टैंग 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 टैंग। फोर्स का इक्वेशन चलो सोच के बताओ, तो क्या आपको बताना है, फोर्स का इक्वेशन बता दो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, सिंपल सी चीज है। ओके हाँ ओके ओके सिंपल हमारा ओके, चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, दूसरा भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, एफ इजिकल टू के क्यू इक्वल टू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स में लिख दूंगा एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आगे याद रखना, एक चीज क्या याद रखनी है कि ये जो फोर्स है, तो फोर्स के अंदर के बताओ व्हाट इज के, हाँ ओके, थियरी के अंदर ऑलवेज 1/4 लेना है, गुड। तो थियरी के अंदर ऑलवेज 1/4 Q1 क्या है, तो दो चार्ज थे, एक कैपिटल क्यू था, तो कैपिटल क्यू हो गया, दूसरा कौन सा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1। भाई याद रखना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 से हम इंडिकेट करेंगे। बात आई समझ में। अभी क्या बचा आर, भाई आर तो हमने कंसीडर किया था, आर तो कंसीडर हमने किया था, कुछ बचा नहीं। बस एक बात देख लो, जब भी थियरी करो कंपल्सरी एक हिंट पहले आपको प्रिपेयर करनी है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना है। क्लियर। बचपन से आदत है फिजिक्स वालों की, छोड़ते नहीं। ओके क्या आदत है, ऊंधा लिखते हैं ना, तो ये हमारा स्टेप था, उनका इस तरह से होगा 1 2 3 4। तो फर्स्ट स्टेप क्या वाला लेंगे, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, वी राइट द इक्वेशन, व्हाट इज अवर इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू ओके, यहाँ से लिखता है ओके व्हाट इज अवर इक्वेशन। ओके ये थियरी अभी यहाँ से लिखनी है, हमारी स्टार्ट होती है, एफ इज इक्वल टू के Q1, what is Q1? Q1 is equal to capital Q. What is Q2 is equal to +1 upon R square. What is R square? R square है ये तो सफिशिएंट है। ओके ये तो चलो जाने कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। अभी एक चीज है बाद में बताऊंगा, ऐसा मत बोलना कि सर भूल गए थे, बाद में बोलोगे सर भूल गए थे अभी लिख दिया, पर अभी कोई इसकी जरूरत नहीं थी, लिखता हूँ, भूल नहीं गया हो। हाँ ओके दूसरी बात, ओके तो खत्म हो गया, दूसरी की बात कर रहे हैं। तो सेकंड में क्या है देख के बताओ, सेकंड में क्या है देख के बताओ, W इज इक्वल टू एफ डी। ओके W इज इक्वल टू एफ डी लिखूंगा, पर W की जगह पर क्या लिखूंगा डेल्टा W, एफ की जगह पे क्या लिखूंगा, वो तो मिल गया है KQ/R स्क्वायर। अभी D की जगह पर क्या लिखूंगा डेल्टा R डैश,
पर एक खास ध्यान में रखना है, भूल मत जाना, नेगेटिव था, मैंने बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव यहाँ पे लिखा है, याद रखना, भूल मत जाना। दूसरा स्टेप हो गया। अभी ये ओके यार, क्या थियरी की बात है, मैं नेक्स्ट का स्टेप लिखूँ तो आप नेक्स्ट का स्टेप लिखो, थियरी नहीं लिखनी आपको, नहीं लिखनी आपको, लिखनी पड़ेगी ना, आप लिखना, मैं अभी क्या बताऊंगा। अभी ओके इसको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, आप बताओ, मुझे नहीं बताना। ओके इसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप बताओ, मुझे नहीं बताना। ओके, force, the electrostatic force act on unit positive charge by capital Q at distance r, r dash, ओके ए सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर डिस्टेंस r डैश था, कहाँ पर ए हमने जो w किया वो r डैश था, ध्यान रखना है r डैश था, बड़ी मिस्टेक, ओके r डैश था वहां पर, एट r डैश वहां पर वो डिस्टेंस पर था। w क्या है, w वर्क रिक्वायर्ड for the displacement of the unit positive charge। ओके आगे कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ओके तीसरी बात देख लेते हैं, तीसरा क्या आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, फ्रॉम इनफाइनाइट टू, अब चलो मैं एक वैल्यू रखता था तो ओके सॉरी यहाँ पे एक के की जगह पर क्या लिखना था, तो के की जगह पे आ जाएगा 1/4πε0, के की जगह पर क्या आ जाएगा 1/4πε0, तो वैल्यू भी यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर डैश डेल्टा आर डैश, और वहां पर भी मैं क्या रखूंगा, तो माइनस, क्या लिखूंगा, माइनस। एक बात समझ लिया कि क्या जब भी हम, ये तो डी है और ये डेल्टा नहीं चलेगा, तो याद रखो वो टेक्स्ट बुक में कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताया, पर मैंने पहले ही बताया, जब भी हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लेते हैं, हम जब लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 लेते हैं, तो जो भी डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंपल सी चीज है, उन्होंने वो कर दिया है, बताते नहीं, दिखाते नहीं, भरे तो कभी भी इंटीग्रेशन में डेल्टा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एक चीज है, डेल्टा में कभी इंटीग्रेशन में कभी डेल्टा नहीं लिख सकते, डी लिखना पड़ता है, ऊपर चलेगा। ओके तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी ए, यहाँ पे डी लिखूंगा, सोच की। ओके मास्टर प्लास्टर ऑफ इंटीग्रेशन, चलो कर दो, इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सी चीज है, इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो इंटीग्रेशन मैं ही कर देता हूँ, तो W इज इक्वल टू -1/4πε0, वो माइनस कॉमन है क्या, इंटीग्रेशन, ओके क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो क्यू मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर dr, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, चलो भाई क्या होगा इंटीग्रेशन, आप फाइनल आंसर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है टोटली कैलकुलेशन करके, तो फाइनल आंसर भी दे सकते हो। ओके बढ़िया, ओके थोड़े लोगों को आता, थोड़ा लोगों को नहीं आता, जिनको नहीं आता वो आप देखे, इसका इंटीग्रेशन मैं इस तरह से करूंगा, जो 1/r स्क्वायर है उसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, यस और नो, ओके यस, फिर इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूं, तो अगर इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x रेज टू n इज इक्वल टू n x n प्लस 1/n+1, ओके याद आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया, ओके आया, ओके तो इसका इक्वेशन है, तो इसके अंदर वैल्यू रख देते, तो कैलकुलेशन करूंगा r⁻2 -2+1 अपॉन -2+1, ओके कोई दिक्कत, ओके फिर क्या करूंगा, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन मैं करता हूं तो मुझे मिल जाएगा r⁻2 -1 अपॉन -1, अभी इसको लिखना है तो मैं इस तरह से भी लिख सकूंगा, -1/r, ओके सोच के दिखाओ,
क्लियर। तो जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैं इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, पर जो भी मास्टर क्लास ऑफ द फिजिक्स है, मास्टर क्लास ऑफ द मैथ्स है, मास्टर क्लास ऑफ द इंटीग्रेशन है, तो डायरेक्टली बता देते हैं कि जब भी इसका इंटीग्रेशन होता है तो उसका आंसर होता है -1/r। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? -1/r। भाई गलती मत करना, अलग अलग जगह पर अलग अलग से ही होता है, हर बार रोक डाला ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ, तो अभी -q/4πε0 -1/r रेस्ट टू, यहाँ पर आएगा r, यहाँ पर आएगा इनफाइनाइट। ओके, अभी ओके आप सबको पता है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे अभी? ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। तो चलो, पर खास एक, चलो जिसको कोई बहुत प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो माइनस है ना उसको ऑलवेज बाहर ले लो तो अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि लेना ही पड़ता है, अच्छा रहेगा। अगर माइनस में बाहर ले तो प्लस हो जाएगा, और फिर मैं लिख देगा q/4πε0। और एक बार मैं अपर लिमिट रखूंगा तो आर की जगह पे आर रखूंगा, आर की जगह पे आर ही रखोगे ना, क्या रखोगे? तो एक बार मैंने क्या लिखी, तो मैंने अपर लिमिट रख दी यहाँ पे आर, और फिर मैं लोअर लिमिट रखता हूँ माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो प्लस q/4πε0 1/r माइनस 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो गया? तो q/4πε0 r, this is the equation of the potential। okay, this is the equation of the potential। एक्चुअली इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, देखो 1/4πε0 की जगह पे मैं k लिख सकता हूँ, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? kq/r भी लिख सकता हूँ, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो इस तरह से मैं ये थियरी कर सकता हूँ। ओके, बराबर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है, ये थियरी पूछने की बहुत ही चांसेस भी है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पर एक बात बता दो, ये देखो भाई, मैंने जब तक देखा है तो आपके मार्क्स कहाँ पर कटते हैं? एक तो फिगर, यार जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, जो बायो के स्टूडेंट यार, वो भी ऐसा करते हैं। फिगर में यार क्या करते हैं खबर है? सिर्फ इनफाइनाइट दिखा है, क्यू दिखा है, आर डैश नहीं दिखा है, डेल्टा आर नहीं दिखा है, कुछ नहीं किया। तो फिगर में हर एक चीज होनी चाहिए, फिगर पॉइंट, हर एक पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये फिगर कैसी है, जब मैंने पहली बार फिगर देखी थी तो मुझे लगा था फिगर में कुछ भी नहीं है। तो हर बार हर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये फिगर में सब कुछ छोड़ देते हैं। तो याद रखो, जब ये फिगर हम करेंगे तो फिगर में बहुत ही अच्छी तरह से फिगर को करना है। ओके,